We have 60 seats, 80 seats. 410 or 20 students has appeared for entrance test. फर्स्ट रैंक आया वो ट्राइबल लड़का है। आप ये मत सोचिए कि आप इसी आदिवासी हैं इसलिए उनको प्रमोट किया होगा। मुझे पता ही नहीं था। रिजल्ट आने के बाद वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा कि सर जो फर्स्ट आया वो ट्राइबल है। मतलब काबिलियत, शक्ति, बुद्धि हमें कम नहीं है, उसको फिनिशिंग टच देने की जरूरत है। और सुबह की बात को मैं दोबारा दोहराऊं, हमको आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। अब क्योंकि हमको हमारे घर में कभी हमारी माँ हमसे ये नहीं कहती कि तुम अच्छे बच्चे हो, है ना। माँ कभी ये नहीं कहते, बाप कभी ये नहीं कहते कि तुम अच्छे बच्चे हो। अब मैंने अपनी आत्मकथा अभी मेरी प्रकाशित होगी, उसमें मैंने कहा है मैंने बहुत चोरी की बचपन में, मेरी माँ मुझे प्रोत्साहन देती। जब मैं नौकरी करने लगा मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मैं लिखता था तो वो कहती थी मैं हाथ जोड़ती हूं वो मत लिखो। उसको चिढ़ाने के लिए आप, मेरे छोटे भाई सब कहते थे आप बहुत बड़ी चोरी निकली, क्योंकि भैया को चोरी कराने के लिए आपने प्रोत्साहन दिया। ये हम लोगों की कल्चर में, अब देखिए मेरी जात जो आदिवासी हैं, हम चोरी के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं कर्नाटक जी। एक्सपर्ट नहीं होता तो इधर इसी कैसे बता। बड़े बड़े डाकुओं को मात कर आ गया मैं। आपको बता दो एमपी साहब, सही गोट चल रही है। बता दो, जब ये कोशिश चल रही थी तो ये एक साहब आए, मैं दिल्ली में ठहरा था, कटेमनी साहब आपको फला यूनिवर्सिटी में हम वीसी बना देते हैं, ये कोशिश अब बंद कर दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं कैसे बंद कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं आपने खर्च किया होगा, आप बताइए कितना करोड़ आपने खर्च किया है, हम दे देते। मैंने कहा कि करोड़ तो हमने अपने जीवन में पूरा नहीं गिना। फिर मैंने कहा कि आप निकाल दीजिए, हम कोशिश तो करेंगे। आदिवासी की कोशिश तो छोटी कोशिश होती है, आपकी कोशिश तो बड़ी कोशिश होती है। ठीक है, अब जैसे भी हो गया। कहने का मेरा मतलब है फिनिशिंग जो स्कूल की जो कॉन्सेप्ट है हर यूनिवर्सिटी को अपनाना चाहिए। और बदनसीबी ये है हर यूनिवर्सिटी में हर यूनिवर्सिटी के टीचर्स प्राइमरी स्कूल तक कैसे पहुंचाए, कब से पहुंचे। प्राइमरी बच्चों को एजुकेट करना है, उसके पहले प्राइमरी टीचर्स को एजुकेट करना है। सशक्तिकरण प्राइमरी टीचर्स को करना है। मैं बहुत खुश नसीब हूं, हमारे विश्वविद्यालय को एक ऐसे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी सरकार ने दे दी, वो मॉडल स्कूल कॉन्सेप्ट दी है। 350 बच्चों को हम प्राथमिक शिक्षा से 12वीं शिक्षा तक पढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। वो बिल्डिंग अब तक रेडी होने को आया, नेक्स्ट सेशन से वो क्लासेस शुरू होंगी। अब हमारे विश्वविद्यालय ने सोचा कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट खुल रहा है उसको हम रखेंगे कि आप महीने महीने प्राथमिक शिक्षाओं टीचर्स को बुलाकर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते रखिए, फिर उनको ट्रेनिंग दीजिए। परसों हमारी मैडम जो स्मृति ईरानी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, वहां मैंने एक कॉन्सेप्ट रखी कि हमारे विश्वविद्यालय को एक सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल टीचर्स मुझे दे दीजिए, एक सेंटर दे दीजिए, गिव मी सम मनी, गिव मी सम पोस्ट। उन्होंने पूछा कि आप क्या करोगे। मैं ये करूंगा, पहले मध्य प्रदेश के एक जिले के टीचर्स जो ट्राइबल एरिया में पढ़ाते हैं या ट्राइबल्स हैं उनको ट्रेनिंग करेंगे। फिर वो धीरे धीरे
हम इसको पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में करेंगे, पूरे झारखंड में करेंगे, पूरे राजस्थान में करेंगे, पूरे गुजरात में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, बॉर्डर कर्नाटक में करेंगे, तमिलनाडु में करेंगे, फिर ओडिशा में। इस तरह करने से क्या होगा, टीचर्स में अवेयरनेस होगी। शी वाज सो कन्विंस्ड, शी वाज सो पॉजिटिव, देयर आर सिग्नल्स, वो हमें मिल भी सकता है। अब आप सोचिए, ये केवल कट्टी बनी करने से नहीं होगा। देश के जितने वाइस चांसलर्स हैं उनको इस तरह सोचना चाहिए, क्योंकि हम सबको जो सैलरी मिलती है वाइस चांसलर को, ये जो कोट मिलता है, टाइम मिलता है, ये टैक्स पेयर्स मनी का है। टैक्स पेयर्स केवल बाबू लोग होते हैं? टैक्स पेयर्स उच्च वर्ग के लोग होते हैं क्या? आदिवासी टैक्स नहीं देते? आदिवासी ज्यादा टैक्स देते। शराब पीने वाले कौन है ज्यादा? हम लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। टैक्स देने में हम बड़े प्रामाणिक होते हैं। तो हर एजुकेशनिस्ट, हमारे देश की बहुत बड़ी बदनसीबी है, राजनेता जात और पार्टी के खेमे बटे हुए। ऑलराइट, आपको बंटना चाहिए, बांटने के लिए है। धर्म के लोग बंटे हुए हैं, चलो आप बांटे हैं। ये एजुकेशनिस्ट भी बंटे गए हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, मेरे आने के पहले हमारे विश्वविद्यालय में 80 प्रोफेसर्स हैं, 80 टीचर्स वेर अपॉइंटेड। यूनिवर्सिटी का नाम है ट्राइबल यूनिवर्सिटी, नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। मतलब दो चीजें हैं, एक नेशनल है, एक ट्राइबल है। नेशनल मतलब पूरे देश के लोग होना चाहिए, लेकिन 80% लोग बनारस के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और 80% लोग एक ही धर्म के हैं, एक ही जात के हैं। और ठीक है, वो भी रहने दीजिए। और एसटी कितने हैं इसमें? आदिवासी 2। तो जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास, मैं मजाक बचपन में कहता था मेरे पिताजी के पास जाकर, मेरे पास एक ही किताब है, दूसरों के पास 7 किताबें हैं। तो वो कहता था, पहले ये तो पढ़ो। तो जैसे हमारे प्रीसीजर ने अपॉइंटमेंट कर दी 2 टीचर्स की, कहा कि इन दोनों को तो संभालो पहले, बाद में देखो। अब जब शुरू किया मैंने, शिद्दत से, जिद से, हट से, क्योंकि मुझे पक्का मालूम है आदिवासी को मेरा चेयर परमानेंट नहीं है। बहुत चलता तो 5 वर्ष, अदरवाइज अभी भी जाने को मैं तैयार हूं। मेरी नौकरी पक्की है हैदराबाद में। इसीलिए जो सरकार की जो नीति है, सरकार का नियम है, उसको लागू करना मेरा परम धर्म। एक भी स्ट्राइक नहीं हुआ, आपको बताता हूं, पूरे 1 बरस में। मैं बच्चों से कहता हूं, मीटिंग में कहता हूं, आप लोग स्ट्राइक करने की आदत नहीं क्या आपको? लेकिन एक बार स्ट्राइक हुआ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, केवल आदिवासियों ने स्ट्राइक किया। क्यों? वो चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है ना, इलीगली हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो। मैंने कहा कि नहीं, मैं इलीगली यहां काम करने नहीं आया हूं, लीगल काम करने आया हूं। वो बोलते हैं कि फला ने किया, फला ने किया, फला ने किया। मैंने कहा कि फला 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 गलत हो सकते हैं, मैं गलत नहीं हो सकता। यू कैन, लास्ट में मैंने कहा, यू कैन डिस्ट्रॉय मी बट नॉट डिफीट मी। ये आदिवासी ताकत है। आप मध्य प्रदेश सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से, आप लोग जो विद्वत जन बैठे हैं ना, मैडम वीसी थी, और कुछ लोगों को यहां वीसी बनाने के लिए बोली। मुझे बड़ा दुख होता है, कुछ वाइस चांसलर्स जो ट्राइबल एरिया में होते हैं, उनसे मैं वार्तालाप करता हूं, मुझे इतना बड़ा आघात होता है। ये ट्राइबल एरिया के वाइस चांसलर हैं या ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के, जो ट्राइबल की डेफिनेशन कुछ नहीं, कम से कम बुकिश नॉलेज भी नहीं है।
आप रमन सिंह सरकार से आप दरख्वास्त करिए, भाई साहब आप किसी को भी रखिए, किसी भी जात धर्म के आदमी को रखिए, लेकिन ट्राइबल नॉलेज रखने वाले प्रोफेसरों को वीसी बनाओ, कम से कम ट्राइबल एरिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत सुंदर बातें ये सब कही। एक प्रश्न आपके सामने मैं देता हूं, ये सब हमने सुबह से बात की ना, कभी हम अपने आप से बात करेंगे, क्या एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में है? आज का एजुकेशन सिस्टम इट इज टोटली प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में लोग पैसा लगाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए पैसा लगाते हैं चैरिटी के लिए, धर्म के लिए। सन्यासी भी धर्म के लिए नहीं लगाते आजकल, वो मुनाफा कमाने के लिए लगाते हैं। व्यापार, सुबह मैंने कहा ना, व्यापारियों की कम से कम मिनिमम एथिक्स होनी चाहिए, जो इस देश में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों की स्थिति बहुत बहुत शोचनीय है, क्योंकि जब एक बार प्राइवेटाइजेशन ये प्राइमरी स्कूल तक चला जाएगा, हमारे आदिवासी बच्चे, गरीब बच्चे, आदिवासी क्षेत्र के गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। मैडम, मैं वीसी बनने के बाद वहां लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो सब बोलते थे ये ठाकुर का है, ये ब्राह्मणों का है। ये देखेंगे इन लोगों की क्या स्थिति है। ठाकुरों की स्थिति वहां आदिवासियों से बदतर है, ब्राह्मणों की स्थिति, बनियाओं की स्थिति वही है। मतलब आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले सब के लिए अच्छी शिक्षा देने की सख्त जरूरत है। मैं यूनिवर्सिटी जाते वक्त एक हनुमान मंदिर है, वहां रोज गाड़ी रुककर हनुमान जी का दर्शन करके आता हूं। उसका मेरा आगे का बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसलिए कि इसके माध्यम से आदिवासियों को शिक्षा के लिए जोड़ दे। उनको आपको बुलाएं कि आइए यूनिवर्सिटी में, कोई नहीं आएंगे, एयर कंडीशन हॉल में आना पसंद नहीं करते। चलो हनुमान मंदिर में। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे आने लगे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 40 बच्चे रोज। मालूम है कि कुलपति जी वहां आते हैं 5 मिनट 10 मिनट, वहां एक पुजारी को भी मैंने नियुक्त कर दिया और वो ये सब करते हैं। तो आदिवासी बच्चे जो आते हैं ना, उन सबसे इस तरह करना, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो ये एक बदबू आने लगी एक बच्चे के मुंह से। मैंने पूछा कि तुमने क्या खाया? वो भागने लगा, फिर पकड़ा मैं, क्या खाए? बोलो, पान पराग खाया। किस क्लास में? यू मैं नॉट बिलीव, 4th क्लास में पढ़ने वाला। अब पीछे पड़ा हूं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, आप एक सर्कुलर करिए और फिर एक इस तरह के साइकोलॉजिस्ट को मैं अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से भेजता हूं कि इसका दुष्परिणाम क्या है, सबको बच्चों में स्कूल में हो जाए, इस तरह की गुफ्तगू हो जाए, जिससे बच्चे इसके बारे में सतर्क हो जाए। माँ बाप तो नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह से ही उनका ये सब शुरू होता है। इतनी बातें मैंने आपके सामने रखी। कई लोगों ने या आपने एथनिक टूरिज्म की बात जो रखी, गोवा इज नोन फॉर इट्स टूरिज्म। गोवा के बगल में ही मैं 25 बरस रहा। मैंने मजाक किया कि मैं कई बार स्कूटर लेकर गोवा गया। जिसके कारण राजवाड़े की शान शौकत अभी भी बरकरार है। तो हम क्या इस तरह जोड़ सकते हैं? ये जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री जी को कोई आइडिया तो हमको देना चाहिए। यदि आप में से कोई तैयार हैं तो मैं खुद आप लोगों को बुलाऊंगा, मैं आइडिया एवरीथिंग मैं बना के आपको दे दूंगा, आप मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए। अमरकंटक में अमरकंटक वॉक मैं शुरू करने जा रहा हूं। अमरकंटक वॉक वो 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का अमरकंटक हेरिटेज पार्क है। वो हमारे डिपार्टमेंट से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे अमरकंटक में आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, होटल में खाना खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी।
होटल में खाना खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, पान बीड़ी बेचने वालों की में पैसा आना ज्यादा होगा, रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, फल बेचने वालों की आमदनी ज्यादा होगी। देखिए एक छोटे से काम के कारण कितने बड़े लोगों की आमदनी, यहां तक जो मंदिर में रहने वाले पुजारी पंडों की आमदनी ज्यादा होगी। और साथ साथ में जब इस तरह उसको डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगलाइज करते हैं किसी वाक को, किसी काम को, वहां साफ सफाई बरकरार रखेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुबह से इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मुझे बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छे विचार मेरे दिमाग में आ गए हैं। बच्चों से मैं निवेदन करता हूं, और वैसे वीसी साहब नहीं है, लेकिन वीसी साहब से मैं निवेदन करता हूं, वीसी साहब से आप और हम मिलकर कुछ प्रोग्राम ज्वाइंट बनाएं। रायपुर मैं अक्सर आया करता हूं, हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में 2 बार। हम यहाँ प्रोग्राम, हमारा कुछ प्रोग्राम इधर चलाए, आपके प्रोग्राम हमें दे दीजिए। टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम हम शुरू करें। मेटा कॉन्सेप्ट, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कहने में ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ने वाले ट्राइबल बच्चे भी नहीं, 50% है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे पास 2266 बच्चे हैं, उसमें 50% ट्राइबल्स हैं, 50% लड़कियां हैं। ताली बजाइए लड़कियों के लिए। पहला हॉस्टल हमारा विश्वविद्यालय का तैयार हुआ लड़कियों का, क्योंकि मैं जानता हूं एज ए टीचर, लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ाने से क्या क्रांति हो सकती है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इनवाइट यू ऑल, कम एंड सी Amarkantak. There is a revolution is going on. A peaceful revolution is going on. एक मौन क्रांति हो रही है। और यू नो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेशन इज द ओनली टूल टू कम अप, ए सिंगल टूल टू गो फर्दर। यदि मेरी माँ बाप मुझे नहीं पढ़ाते 7वीं तक, मेरे ब्राह्मण गुरु मुझे नहीं पढ़ाते रात में, मैं 7वीं पास नहीं हो पाता। मेरे माँ बाप मुझे 7वीं तक नहीं पढ़ाते, आज मैं वीसी नहीं बन सकता आपके सामने। थैंक्स टू माय फादर एंड मदर। और आपके मदर एंड फादर भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ने का मौका दिया। क्या आप कट्टी मिली की तरह वीसी बनना नहीं चाहते? यस, देन यू विल डू इट, यू कैन। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सारा निचोड़ हमारा इस बात पर निर्भर करता है कि चूंकि हम संसाधन के उत्पादनों पर अधिकार और संसाधन पर मेहनत का अधिकार हमको मिले, यही अपेक्षा है। और इस सत्र में उपस्थित श्री रमेश तावड़कर जी, प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी जी एवं आदरणीय बीपीएस नेताम जी का इस सत्र में संचालन के हेतु मैं कुशाभाव पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, और इसी आशा के साथ कि आगे के सत्रों में भी आप सभी का मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहेगा। धन्यवाद। द्वितीय सत्र के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री रवि शेह जी एवं जिंदन। इसके साथ ही मैं हमारे बीच में जो अतिथिगण उपस्थित हैं उनको मैं सादर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय श्री बी एल ठाकुर जी, उनको मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही माननीय श्री जी.एस. धनंजय जी, उनको भी मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ, और उनके इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय श्री रमेश जी अय्यर, उनको भी मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आकर वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
मंचासीन अतिथियों का मैं समुचित परिचय कराना चाहूँगा, जिसमें हमारे प्रथम वक्ता के रूप में ठाकुर जी, आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के और पूर्व में सहायक आयुक्त रहे हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के। आयुक्त रहे हैं, क्षमा चाहूँगा, और विभिन्न जिले में आप जिलाधीश के रूप में शासकीय सेवा में रहे। और दूसरे वक्ता के रूप में हैं माननीय श्री GS धनंजय जी, आप पूर्व में आयुक्त रहे हैं, आप भी आदिम जाति विकास विभाग के, और सरगुजा में जिलाधीश के रूप में आप पदस्थ रहे। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री रमेश जी नैयर, आप हैं संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी छत्तीसगढ़ और हरिभूमि के संपादक रहे आप, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के आप लेखन कार्य आपके द्वारा किया गया। मैं स्वागत के लिए शकुंतला पैकरा को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और उत्तरी से उनका स्वागत करेंगे माननीय श्री BL ठाकुर जी का। इसके साथ ही मैं नेहा को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे रमेश जी नई से उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय गण और सभागृह में उपस्थित बुद्धिजीवीगण एवं प्यारे साथियों, आज शासन प्रशासन और जनजाति समाज का विकास, ये हमारा अभी सत्र का विषय है, जिस पर हम सबको परिचर्चा है। 14 वर्ष हो चुका है अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुए, और अलग होने के बाद हम जितनी अपेक्षा रखे थे एक राज्य के रूप में निर्माण होने के बाद, जो परिणाम हम देखना चाहते थे वो अब तक हमको नहीं मिल पाया है। मुझे ऐसे लगता है, जहाँ तक मैंने पाया है, और 5वीं और 6वीं अनुसूची के लिए विशेष राज्य के रूप में जो दर्जा मिला, और जितनी अपेक्षा थी उसके माध्यम से जो भी हमको लाभ मिलना था वो मुझे नहीं लगता है कि मिल पाया है। क्या कारण है और कौन सी चीजें हैं जो हमें इन लाभों से दूर रखती है, हमको इस बारे में विचार रखना है। इसके साथ ही इसमें विशेष रूप से अगर हमको 5वीं 6वीं अनुसूची अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल रहा है, तो सबसे बड़ी बात मेरे ध्यान में आती है कि जो राज्य की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो 5 पिछड़ी जनजाति है, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, ऐसे 5 कमार, ऐसे 5 जनजातियां हैं, और ये विलुप्त के कगार पर है, विलुप्त के कगार पर है। और शासन प्रशासन के माध्यम से इनको संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए कोई विशेष प्रयास हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे इन जातियों का संरक्षण किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस विषय पर भी आप सबके विचार अपेक्षित हैं। साथ ही इस विषय में पेशा कानून के संबंध में, पेशा कानून के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और विशेष हमारे पेशा कानून के माध्यम से हमको जो ग्राम सभा का जो गठन करना है, और ग्राम सभा के माध्यम से जितनी अधिकार हमको दिया गया है। पहली बात, हम में से बहुत सारे लोगों को ग्राम सभा का ही जानकारी नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं जन जागरण का अभाव मुझे लगता है, और इसी के ये परिणाम है कि ग्राम सभा का जो अधिकार है मिला हुआ है, और यही एक कारण हो सकता है कि ग्राम सभा का गठन न होने से ही विकास कार्य में बाधा के रूप में सामने आ रही है। तो
इस पर जो पेशा कानून है उस पर मुझे जो लगता है सबसे अहम मैं पाया हूं तो जन जागरण का अभाव मुझे भान पड़ा है। यही एक कारण हो सकता है कि जन जागरण के कारण ही ग्राम सभा का गठन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं उनको भटकाया जा रहा है। अगर ग्राम सभा का आयोजन होता और जानते लोग ग्राम सभा को ये अधिकार है तो निश्चित रूप में जब जानकारी हो जाती तो वो अपना अधिकार लेने के लिए पीछे नहीं हटते। तो ये भी एक, इस पर आप सबका विचार अपेक्षित है। और अगला इसी विषय में एक और बिंदु आता है, उसमें भूमि हस्तांतरण। इस पर संविधान में यह है कि अगर किसी भी गांव को एक वन क्षेत्र से दूर सुदूर, चाहे बांध निर्माण से हो, चाहे उद्योग निर्माण से हो, या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनको ट्रांसफर किया जाता है, तो बिना ग्राम सभा के अनुमति के उनको बाहर विस्थापित नहीं किया जा सकता। अगर विस्थापित किया भी जा सकता है तो उनको जो मूलभूत सुविधा है कम से कम उनको उस अनुकूल वातावरण में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक जीव, जो वन्य जीव प्राणी है, और उनको संरक्षण के लिए जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो जनजाति वहाँ के रहने वाले वर्षों से रह रहे हैं, उनको किसी जीव के संरक्षण के लिए, अच्छी बात है आप जीवों को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन एक जीव को संरक्षण दे के आप किसी मनुष्य को, जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के पूर्वज बहुत वर्षों से रहते आ रहे हैं, उनको बिना उचित और एक अनुकूल वातावरण के आप उनको बाहर निकाल रहे हैं। जंगल ही उनके जीवन यापन का साधन है, आधार है, उनको उनके पूरे जीवन यापन के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मैंने देखा कि बिलासपुर जिले के लोरमी तहसील, उसके अंदर में 42 गांवें हैं। हम पिछले 47 सत्र में वहां गए थे और 5-6 दिन वहां रहे, और जो गांव ट्रांसफर किया गया है तो 2-4 गांव अभी ट्रांसफर हो चुका है, और जो यहाँ पहुंच चुके हैं किसी न किसी प्रलोभन के माध्यम से या छल से उनको ट्रांसफर किया गया है। और ट्रांसफर करने के बाद आज उनको पछतावा हो रही है और दर दर भटक रहे हैं। उनको जो जीवन यापन की जो दिनचर्या रूटीन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है और बहुत ही परेशान है। जंगल में हम थे, बहुत खुश थे, बहुत संसाधन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाहर आके हम बहुत ही त्रस्त हैं, बहुत ही हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, ऐसे जानकारी मिली है। तो ये भी एक विषय है आप सबके बीच में, इस पर भी आप सबके विचार अपेक्षित हैं। साथ ही एक और बिंदु इस विषय पर आएगी, मेरे तरफ से मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप सबका विचार चाहूंगा। सामूहिक वनाधिकार। सामूहिक वनाधिकार में वन संपदा की जितनी सारी चीजें हैं, चाहे वो महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे चिरौंजी हो, चाहे हर्रा हो, चाहे लाख हो, जंगल की जितनी सारी वन संपदा है, हमारी जनजातीय बंधुओं इतनी कड़ी मेहनत करके जंगल से उन चीजों को निकालते हैं। निकालने के बाद वो चीजें बाजार में आती हैं, और वो खुद लेके तो नहीं आ पाते उतना दूर। उनके बीच में जो भी बिचौलिए रहते हैं, वो उनसे जो सामान, जो बहुत कड़ी मेहनत से वो जो संग्रह किए रहते हैं, वो चीजें बहुत ही चने के भाव में उसको लेकर मार्केट पर अपना लेबल लगाकर 2 गुने 4 गुने 200 गुने दाम में बेचते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो मेहनत का मेहताना उनको उचित नहीं मिलता है। सामूहिक वन अधिकार जो नियम बना हुआ, कानून बना हुआ है, अगर इस पर जन जागरण और सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रयास, प्रशिक्षण इन कानूनों का जो भी प्रावधान बना हुआ है अगर दिया जाए तो उनको अपने अधिकार की जानकारी होगी और अपने अधिकार लेंगे। तो इन पर भी आपका विचार अपेक्षित है, आप सबसे मैं चाहूंगा। साथ ही एक और बिंदु है जिसमें हमारे जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों ही समाज के लिए
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, योजना बनी है। और हम देखते हैं कि जब बजट सत्र आता है तो उसके लिए बजट भी पारित होता है और थोक के भाव में बजट पारित होता है, लेकिन वो जितनी सारी योजना बनी है, जितने सारी योजना का बजट भी उनको दिया जाता है, शासन प्रशासन को मिलते देखते हैं और पूरी तरह वो कागज पे ही रहता है। तो मेरे हिसाब से जितनी सारी योजना हमारे जनजातियों के लिए बनी है कागज पर ही है, जमीन पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। और जमीन पर दिखाई देता तो आज हम जितना पिछड़ापन पाते हैं अपने समाज में, मुझे लगता है कि आज परिणाम बहुत कुछ अच्छा रहता। तो ये भी एक कारण है कि सिर्फ दिखावे के नाम पर कागज पर ही बहुत सारी योजना बनी हुई है। इस पर शासन के तरफ से कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है कि उनके लिए जो चीज बनाई गई है, जो चीज उनको मिलना चाहिए, उनके लिए उन जागरण का माध्यम बने, उसके लिए अवसर हो और जानकारी मिले और उसका लाभ ले। मुझे लगता है कि वो शासन प्रशासन की मंशा नहीं है, भले ही कागज में वो चाहते हैं लेकिन जमीन पर वो नहीं चाहते हैं। ये एक बिंदु है, इस पर भी आपका विचार चाहेंगे हम। साथ ही इस राज्य में जितने भी प्रशासनिक सेवा है, जितने भी विभाग हैं, उस विभाग में अभी हम नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे तो हम देखेंगे इतने कम से कम राज्य बनने के बाद जो हमारी जो लगभग 32% हमारी जनसंख्या है, उसके हिसाब से प्रत्येक विभाग में अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वहाँ हमारे समाज के प्रतिनिधि जो दिखने चाहिए वो बिल्कुल नगण्य की श्रेणी में है।